नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। लोकसभा राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष एसआईआर पर बहस करने की मांग पर अड़ा हुआ है और विपक्ष की मांग है कि चुनाव सुधार पर चर्चा की जाए। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की कोशिश है कि अहम बिलों पर चर्चा हो। आज की शुरुआत हंगामे के साथ ही हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। तो सदन के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधारों पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति अब भी जारी है। विपक्ष ने मांग की थी कि सरकार सदन में आकर स्पष्ट बयान दे कि चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। इस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि विपक्ष तय नहीं कर सकता कि सरकार क्या करे। ये नहीं हो सकता। विपक्ष का कहना है कि वो चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सरकार खुद सदन नहीं चलाना चाहती। तो समाजवादी पार्टी ने दोहराया कि जब तक एसआईआर और चुनाव सुधार पर चर्चा नहीं होती तब तक वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। विपक्ष एसआईआर को वोट चोरी का हथकंडा बता रही है, जबकि सरकार चर्चा की मांग को टाल रही है। ऐसे में मॉनसून सत्र की तरह ही शीतकालीन सत्र भी बर्बादी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जहां विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। लगातार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि सरकार खुद सदन में कहे कि एसआईआर पर चर्चा होगी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि सरकार क्या करेगी ये विपक्ष तय नहीं कर सकता। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष जो कुछ भी कहे वो हम मान ले। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सदन की कार्रवाई लगातार अटकी हुई नजर आ रही है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार आमने सामने नजर आ रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष बहस करने की मांग पर अड़ा हुआ है। सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया, नारेबाजी की गई। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष बार बार सदन की कार्रवाई में अड़चन पैदा करता है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए वाचस्पति द्विवेदी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए। वाचस्पति जी, बहुत स्वागत है आपका। द्विवेदी साहब, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहता है। उसका मोटिव यही है कि सदन की कार्रवाई को बाधित किया जाए। यही वजह है कि सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। वो किसी भी चर्चा के मूड में नहीं है। क्या कहेंगे सर? देखिए, दुष्यंत जी का एक शेर है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मुकम्मल जो उसका समस्या का हल होना चाहिए, ये उस आशय का ये शेर है। तो जो जहां तक एसआईआर पर एप्रीहेंशन है विपक्ष की, वो कौन दूर करेगा? चुनाव आयोग को करना चाहिए। चुनाव आयोग चूंकि एप्रीहेंशन को दूर नहीं कर रहा है, अपनी कमियों को दुरुस्त नहीं कर रहा है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनको नहीं कर रहा है, तो विपक्ष के पास आसे बसता क्या है? या तो सड़क बसती है या संसद बसती है। वहां पर ही तो हम बहस करेंगे। और हम कह रहे हैं कि वो जो चीजें जो गड़बड़ हो रही है उनको आप ठीक करिए। अगर सब कुछ ठीक होता है, एसआईआर में सब कुछ ठीक हो रहा था, तो बीएलओ क्यों मर रहे होते? बीएलओ को आत्महत्या क्यों करनी पड़ रही होती? खैर, उसको बात छोड़िए। जिस तरीके की हड़बड़ी में सरकार और चुनाव आयोग एसआईआर को निपटाना चाहता है, मैं शब्द कह रहा हूं, निपटाना चाहता, करना नहीं चाहता, निपटाना चाहता है। और किसी भी प्रकार ये इस व्यक्ति भ्रम को फैला के रखा हुआ है कि आप जैसे कि हर चीज इनकी बड़ी प्रायोजित होती है। अच्छी तरह उनको मालूम है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हैं और प्रधानी का चुनाव, इस तरह पंचायत का चुनाव है, निकाय नहीं, सॉरी, पंचायत का चुनाव है। तो एक भ्रम फैल गया है और भ्रम फैला दिया गया है भाजपा के बीएलएस के द्वारा। वो ये कि अगर आप शहर में अपना वोट रखते हैं तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जबकि ये बिल्कुल अलग दोनों चीजें हैं। नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव की वोटर लिस्ट विधानसभा और लोकसभा की अलग होती है। अब एक मति भ्रम फैल गया है। जो भी लोग गांव से जुड़े हुए हैं वो अपने शहरों से वोट कटवा रहे हैं और वहां वो जा रहे हैं। ये एक मति भ्रम बहुत ज्यादा फैल गया है। दूसरा, एसआईआर में जिस तरीके से हड़बड़ी की जा रही है, इटावा में जैसे मैं बता रहा हूं आपको, दिखा दिया प्रशासन ने कि 100% वोट ये फॉर्म बट गए, जबकि हम लोग डीएम के साथ रोज लगातार मीटिंग्स में हैं। अभी तक केवल और केवल 75% के केवल आसपास केवल ये बट पाए हैं।
और इसके बाद जो डिजिटाइजेशन हुआ है वो मात्र 62% हुआ है। डिजिटाइजेशन होने के बाद सारे जितने बीएलओ हैं वो सी कैटेगरी में सारी एंट्रीज को डाल रहे हैं। सी कैटेगरी में जब एंट्री को डालेंगे तो उसमें होगा क्या कि आपके पास ए और बी में नहीं डाल रहे हैं, क्यों उसमें क्या होगा, सबके पास नोटिस आएंगे और बड़ी संख्यक जनता उस नोटिस का जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसके लिए ना तो बीएलओ को ट्रेंड किया गया है, ना किसी पार्टी के लोगों को बुला के इस बात को ट्रेन किया गया कि किस तरीके से उस फॉर्म को भरा जाना चाहिए। जबकि नियत चुनाव आयोग कहता है कि हर वोटर के घर पर कम से कम 3 बार उनको जाना चाहिए, जबकि वो बीएलओ एक बार से दूसरी बार नहीं पहुंचे हैं। लोगों के पास ये फॉर्म भरे पड़े हुए हैं, लेकिन लोग ये फॉर्म्स को इकट्ठा करने नहीं जा रहे हैं। अगर मैं आपके बीच में अगर संख्या बता दूं तो आप दंग रह जाएंगे। मैं आपको एक इटावा में जनता विद्यालय है, उसमें जो बूथ लगते हैं 139 से लेके 161 तक, वहां की स्थिति ये है कि बूथ नंबर 139 पर 1346 मतपत्र ये फॉर्म्स हैं, उसमें केवल 600 अभी तक बांटे गए हैं और जिनमें 500 केवल कलेक्ट होके आए हैं। 140 पर यही स्थिति है, 141 में यही स्थिति, 1100 में 700 केवल बटे हैं। ठीक है, बीएलओ का कहना है 400 उनको वोट नहीं मिल रहे हैं। इसी प्रकार 143 में 1265 वोट है, मात्र 560 फॉर्म बटा हुआ है। इसी प्रकार 146 में 145 में मैंने बताया 146 में 1241 ये फॉर्म बटना था, उसमें मात्र 750 वोट ये फॉर्म बटे हैं। अब जब तक अभी ये फॉर्म ही नहीं बटे हैं तो उनका कलेक्शन कब होगा और उसके बाद उनका डिजिटाइजेशन क्यों कब होगा? प्रशासन ने सारा का सारा डाटा सी में डाल दिया है। सी का मतलब है कि उनको सारे लोगों को नोटिस जाएंगे। जब हम लोगों ने बीएलओ से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कहा हड़बड़ी में कि सारा सी में डाल दीजिए। अब करना क्या पड़ेगा कि बीएलओ को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद उनको डिजिटाइजेशन दोबारा करना पड़ेगा और उनको ए और बी जो है स्थान उन पे उनको डालना पड़ेगा। अब प्रशासन किस हड़बड़ में है, किस प्रकार के डीएम किसी पर टाल रहा है, डीएम एसडीएम पे टाल रहा है, वो ईआरओ पे टाल रहे हैं। द्विवेदी जी, आपकी बात हम समझ रहे हैं, जिस तरीके से आपकी कई सारे यहाँ पर सवाल है जिनके जवाब आप लोग चाहते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से मांग उठा रहा है वो तरीका गलत है। हमारे साथ अविरल मलिक जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मैं वापस लौटूंगा आपके पास द्विवेदी जी। अविरल जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। अविरल जी, सवाल यह है कि जो विपक्ष है वो लगातार एसआईआर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से हमेशा यह कहा गया है कि चर्चा के लिए वो हमेशा तैयार हैं। तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? क्या वजह है कि जो सत्र है उसकी कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है? जी नहीं, देखिए, दिक्कत जहां आने की बात है, मैं सोचता हूँ दिक्कत किसी रूप में नहीं। अगर दिक्कत है तो बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वविदित है। अगर दिक्कत है तो वो ये है कि भाई जब प्रश्नकाल प्रारंभ होता है, जब प्रश्नकाल में एक तरीके से प्रश्नकाल चलता है, उस दौरान जिस प्रकार से चीखना चिल्लाना प्रारंभ हो जाता है, जबकि प्रश्नकाल में चर्चा करने का रिवाज नहीं है। ओम बिरला जी निवेदन करते हैं, कल का विषय है, कल सत्र शुरू होता है, सत्र शुरू होने के दिन ही इस प्रकार का व्यवहार बर्ताव होता है। मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है, गलत है। और उसके साथ साथ टैक्स पेयर के पैसे से ये एक तरीके से पार्लियामेंट चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा चल रही है, उसको एक तरीके से बार बार उसमें अवरोध बनने का काम ये लोग करते हैं और अंतोगत्वा वो भंग करना पड़ता है, स्थगित करनी पड़ती है। अविरल जी, देखिए, ये तो हम सबको पता है कि टैक्स पेयर का कितना पैसा यहाँ पर व्यर्थ हो रहा है, कितनी बर्बादी यहाँ पर हो रही है संसाधनों की, वो हर बार का है। हम इस पर चर्चा ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार हम देखते हैं कि चाहे वो मॉनसून सत्र की हम बात करें और अब शीतकालीन सत्र भी भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष की मांग चर्चा की है, तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सदन के अंदर भी हंगामा हम देखते हैं, सदन के बाहर भी हम हंगामा देखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, एसआईआर क्या है ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ। एसआईआर बड़ी सरल सी प्रक्रिया है। वो ये है कि भाई जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, उससे अधिक हो गई है, उसका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जा रहा है, और जो दिवंगत हो गया है, जिसका निधन हो गया है, उसका नाम हटा दिया जा रहा है, जो फर्जी वोट है उसको काट दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो रियल व्यक्ति है उसका अगर नाम कटता है
तो उसके हम लोग भी विरोधी हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसका गलत तरीके से नाम कट गया, वोट कट गई, वो यही मौजूद है, वो फिर बनवा लेगा। कोई इतनी बड़ी जटिल प्रक्रिया नहीं है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए वोट बनने ना बनने की, एसआईआर होने ना होने की, एसआईआर की और एसआईआर की परिभाषा की, ये बिल्कुल स्पष्ट है, संविदित है। अखिलेश यादव जी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने सभी नेताओं को आदेश दिए हैं कि वो गांव में जाएं, क्षेत्रों में जाएं और सभी लोग जितने सांसद विधायक हैं, पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, जिले के हो, प्रदेश के हो, वो वोट बनवाने का काम करें। एक और वोट बनवाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर चर्चा और एसआईआर को रोकने की बात कर दी जाती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स और दोहरे मापदंड है। और उसके साथ साथ अगर अखिलेश जी कह रहे हैं कि वोट बनवाए, तो ये तो गठबंधन है कांग्रेस के साथ अखिलेश जी का, समाजवादी पार्टी का, तो कांग्रेस को क्या पीड़ा हो रही है एसआईआर से? फिर अगर अखिलेश जी एसआईआर को स्वीकार कर रहे हैं तो, और उसके साथ साथ अगर और मगर के साथ कोई चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती है। अखिलेश जी ने कहा वोट बनवाओ, वोट बनवाने का मतलब है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को क्या पीड़ा है? और उसके साथ साथ अगला सवाल मेरा इनसे ये भी रहेगा, कांग्रेस पार्टी से रहेगा और विशेष रूप से यहाँ मौजूद जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है उससे भी रहेगा कि भाई अगर सवाल पूछना है, चर्चा करनी है तो करिए, कोई आपत्ति नहीं है। हर विषय पे हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम सोशल मीडिया पे आप सवाल पूछेंगे, वहां भी जवाब देंगे, टीवी पे पूछेंगे, मीडिया में पूछेंगे, वहां भी जवाब देंगे। लोकसभा में आप चर्चा करिए, राज्यसभा में चर्चा करिए, विधानसभा में चर्चा करिए, विधान परिषद में चर्चा करिए, सड़क पे चर्चा करिए, जहां मर्जी हो चर्चा करिए, हम जवाब देंगे। लेकिन वो एक उसकी प्रक्रिया है, समय निर्धारित होता है, उस आधार पर चर्चा होती है, न कि इस तरीके से होती है कि भाई सत्र की शुरुआत हो रही है, जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय हमारे पास कम है। द्विवेदी जी, जैसा कि मलिक साहब का भी यही कहना है और सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर वो चर्चा के लिए तैयार हैं तो आप लोग तरीके से चर्चा कीजिए ना। सदन के अंदर हंगामा करना, सदन के बाहर हंगामा करना, इससे तो चर्चा होनी नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम क्या है? सरकार का सहयोग करना नहीं है। हमें जनता की जो पीड़ा है उसको सरकार के विभिन्न जो आयाम हो सकते हैं उस पर हमें चर्चा करनी है। हम लोकसभा में चर्चा करेंगे, हम राज्यसभा में चर्चा करेंगे, हम जहां भी हमें फोरम मिलेगा वहां हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जनता की पीड़ा को बीच में ला रहे हैं। जनता की पीड़ा सबसे ज्यादा है। जो अभी अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी को इससे सबसे ज्यादा घाटा होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है कि शहरों में जितना वोटर उनका है वो गांवों की तरफ शिफ्ट कर रहा है और उससे वोट बनाने की बात अभी हो ही नहीं रही है। अभी तो ईएफ की बात हो रही है। अपने वोट जिनको बने हुए हैं उनको केवल डिजिटाइज कराने की बात हो रही है, अपने वोटों की रक्षा करने की बात हो रही है। अभी तो वोट बढ़ने जुड़ने की बात ही नहीं हो रही। अरे द्विवेदी साहब, बात वही कह रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन हो रहे हैं। सदन के अंदर भी हंगामा हो रहा है, सदन के बाहर भी हंगामा हो रहा है। हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो विपक्षी दल हैं वो सदन के बाहर बैनर्स लेकर खड़े हैं, हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में तो सदन की कार्रवाई चल ही नहीं पा रही है। सर, कैसे किसी चीज का निष्कर्ष निकलेगा? सवाल तो यह है, जब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आपकी जो हठ धर्मिता है, जिस तरीके से आप एक जिद पर उतर आए हैं, उनका यह कहना है कि आप इस तरीके की जिद करके किसी भी बात को नहीं बनवा सकते हैं। सदन की एक गरिमा है, आप उस गरिमा के तहत जाकर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, उनका तो यह कहना है। फिर किस बात का रोष है? किस बात की गरिमा की बात कर रहे हैं आप? जब यूपीए की सरकार थी तब सैकड़ों दिन ये लोग एब्सटेन रहे और इन्होंने तब भी बाधित किया था। तब जनता के पैसे की परवाह नहीं थी, तब लोगों की समस्याओं की परवाह नहीं थी, तब आप बात नहीं कर रहे थे। सैकड़ों दिन डिस्टर्ब हुआ है सदन उस समय। अगर यूपीए के 10 साल के कार्यकाल देख लीजिए तो जितना अब हुआ उससे दुगना, लगभग 1.5 गुना, सॉरी, उस समय बर्बाद हुआ। अब सवाल ये आ रहा है कि आपकी मशीनरी नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं हमने टोका नहीं। सर, जब वो लोग करते थे तब भी हमने आवाज उठाई है और इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान जनता की गाड़ी कमाई का है। यह 100% बात है, इसको समझ लीजिए आप, चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो। लेकिन जो भी ये हंगामा हो रहा है जिससे सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, उससे सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जनता का ही है। जनता की गाड़ी कमाई जिससे कि सदन की कार्रवाई चलती है, वो कार्रवाई न चलने से पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। ये पूरी तरह से फैक्चुअल बात है, ये आप भी मानेंगे, ये सत्ता पक्ष भी मानेगा। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्षी दल हो, अगर आप दोनों ही चर्चा की मांग कर रहे हैं और चर्चा के लिए तैयार भी हैं, तो फिर चर्चा आखिर हो क्यों नहीं रही? इस तरीके से सदन के बाहर प्रदर्शन करना, तख्तियां लेकर नारेबाजी करना, क्या इससे किसी तरह का कोई समाधान यहां पर निकल पा रहा है? जल्दी से द्विवेदी जी, समय कम है। देखिए,
अभी मलिक साहब कह रहे हैं और आप भी बार बार कह रहे हो कि सरकार सदन चलाना चाहती है, तो हाँ। सदन चलाना चाहती है तो उसमें चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चर्चा होने ही नहीं दे रहे हैं, आप चाहते ही नहीं है चर्चा हो। आप तो चाहते हैं कि किसी तरह से बाला बाला किसी तरीके से एसआईआर हो जाए और जो आपने बिहार में किया वही आप इन सभी 12 राज्यों में कर लें। अब अगर आप चर्चा एसआईआर की करते हैं तो ईमानदारी से चर्चा, फिर आपको एसआईआर आपको असम में भी करानी चाहिए। अब एसआईआर आप असम में इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि वहां पर एनआरसी हुई, तब उसमें 12 लाख जो लोग बांग्लादेश से आए हुए थे उसमें 7 लाख हिंदू हैं और 5 लाख मुसलमान हैं। अब आप एसआईआर असम में इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि वहां पर 7 लाख फिर हिंदुओं को बांग्लादेश भेजना पड़ेगा। तो दोयम स्टैंडर्ड आप कैसे रख सकते हैं? दो तरफा बात आप कैसे कर सकते हैं? सारे सबसे ज्यादा अगर मलिक साहब ये सवाल बार बार उठा है कि दोहरा चरित्र सरकार की तरफ से दिखाया जाता है। एक तरफ असम की बात हम कर लें, दूसरी तरफ यहाँ एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो बात हो रही है इस पर बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार का दोहरा चरित्र है। एक तरफ कहती है कि चर्चा के लिए तैयार है, दूसरी तरफ चर्चा होने भी नहीं देती। नहीं, दूसरी एक और मजा देखिए, आप सारे देश में आप एसआईआर कराएंगे और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी जहां पे आप कहते हैं असम में है ना, तो हाँ, असम में क्यों नहीं करेंगे? इसका कोई वाजिब कारण होगा, वो बताएंगे ना। वो इसलिए कि 7 लाख हिंदू वोट कट जाएगा। अरे पूरा 12 लाख भाग भेजो ना बांग्लादेश में, सारा भेज दो जो 1970 में आया तक पहुंच रही है। आप नहीं भेज रहे, फिर आपकी डेमोग्राफी बदल जाएगी, असम में सारी डेमोग्राफी बदल जाएगी। तो आप एसआईआर पूरे देश में करो ना, कि असम में क्यों महरूम करे हो भाई? वहां करो, आप बंगाल में कराओगे, उत्तर प्रदेश में आप कराओगे, सब कुछ कराओगे आप। मलिक साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मलिक साहब बिल्कुल आपकी स्पष्ट आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है। मलिक साहब बार बार सरकार पर दोहरे चरित्र का आरोप लग रहा है। उनका ये कहना है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा आप होने भी नहीं देते, और यही वजह है कि विपक्ष को मजबूरन सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। नहीं, ये रोज सवाल करें, खूब सवाल करें, जितने मर्जी सवाल करें, हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे सवाल करें, जिस मुद्दे पे चाहे उस मुद्दे पे चर्चा करें। हम नहीं भाग रहे हैं, लेकिन जो सदन की मर्यादा है, गरिमा है, उसको भंग ना करें, उसको ठेस ना पहुंचाएं, अलोकतांत्रिक कार्य ना करें, असंवैधानिक कार्य ना करें, अमर्यादित कार्य ना करें। जनता की खून पसीने की कमाई का भरा हुआ टैक्स का पैसा जिससे सदन चल रहा है, उस व्यवस्था को भंग ना करें, उस पैसे को बर्बाद ना करें, उन संसाधनों का दुरुपयोग ना हो एक तरीके से करें, तो मैं सोचता हूँ शायद अच्छा रहेगा। यही लोकतंत्र की मांग है। और कांग्रेस पार्टी तो बड़ी महान पार्टी है। कांग्रेस पार्टी से तो अखिलेश जी को गठबंधन तत्काल तोड़ लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस पार्टी ने 1975-77 के मध्य में नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को जबरन जेल में भेजने का काम किया था, और उसके साथ साथ नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पूरी राजनीति कांग्रेस विरोध के आधार पर टिकी रही। और उसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह जी हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे किसान नेता, उन्हें इन लोगों ने जेल भेज दिया था, कांग्रेस के लोगों ने, वो तो सबको मालूम है। और उसके साथ साथ अगर लोकतंत्र की ये बात करता है तो वो बहुत ही हास्यास्पद सा लगता है। जी द्विवेदी साहब, एक सवाल और यहाँ पर जो बार बार कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो ये कि एक तरफ आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं एसआईआर का नाम लेकर, लेकिन ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी हताशा है, आपकी हार की हताशा है, जो कि अब सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ दिखाई दे रही है। इस पर क्या कहेंगे? आप अपने जुबान के शब्द हमारे मुंह में न डालिए। ये आप कैसे कह सकते हैं हमारी हताशा? हम बात सवाल उठा रहे हैं कि आप असम में क्यों नहीं कर रहे हैं। हम सवाल उठा रहे हैं कि आपके ये फॉर्म क्यों नहीं बट रहे हैं। आप जब डबल बीएलओ को आपने मेहनताना कर दिया, इसके बाद वो क्यों हो रहे हैं? इसके बाद वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? लोगों के पास ये क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? और डाटा सारा का सारा सी में क्यों डाला जा रहा? अब इन्होंने एक नया कैटेगरी इशू कर दिया है चुनाव आयोग ने, ABSGD+R। उत्तर प्रदेश में आर शुरू हो गया। आर में क्या करेंगे? सारा सी का डाटा उठा के आर में डाल देंगे। आर का मतलब है रिफ्यूजल। हम ये कह रहे हैं आप रिफ्यूजल सब कहां से ये नया ऐड कर दिया आपने? रिफ्यूज कौन कर रहा है? कौन ये देने से रिफ्यूज कर रहा है? कि कोई बीएलओ बता दे कि किसी ने रिफ्यूज किया हुआ है। जबकि आज मीटिंग में हम लोग थे तो वहां पे कहा गया, बीएलओ कह रहे हैं कि वहां पे रिफ्यूजल के कॉलम में हम एंट्री कर रहे हैं। भाई रिफ्यूजल के कॉलम में आप एंट्री क्यों कर रहे हैं? और पूरा जिला प्रशासन ने बीएलओ से सीए में एंट्री करा दिया। सी का मतलब है कि 2003 का डाटा उनके साथ मिसमैच है, 2003 का डाटा नहीं भरा गया। जबकि 20 से 25% लोगों ने
ए और बी कैटेगरी का भरा हुआ है। उनका 2003 के हिसाब से उन्होंने एक कॉलम को पूरा भरा हुआ है, तब सारा का सारा बीएलओ पे क्यों डाल रहा है? हमारे जो एप्रीहेंशन है, और एप्रीहेंशन क्यों नहीं होंगे? हमने जला भुगता है, बिहार में हमने इसको भुगता है, और सारे देश में ये स्थिति ये करने वाले हैं। आखिर आप ये इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस समय जब जिलाधिकारी होता है वो चुनाव आयोग का कर्मचारी होता है। जब चुनाव आयोग का कर्मचारी है तो वो चुनाव आयोग की सुनेगा, और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी क्या है वो सबको मालूम है। हम सब लोग जानते हैं कि कर्मचारी हैं भाजपा से उनका ऑफिस चलता है। ये हमारा एप्रीहेंशन है और उस पर हम सवाल न उठाए, कि जनता का सवाल है। मलिक साहब मेरी आवाज जनता कह रही है कि ऐसा हो रहा है। जी मलिक साहब सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मलिक साहब एक बड़ा सवाल कि आखिर जल्दबाजी किस बात की है? एसआईआर को लेकर सरकार इतनी अबड़ा तबड़ी में क्यों है? बार बार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, उनका ये कहना है कि जब बहुत सारे लूप होल्स हैं तो उन लूप होल्स पे चर्चा कीजिए और उसके बाद एसआईआर को लाइए, लेकिन आप लोग इतनी जल्दबाजी किस बात की दिखा रहे हैं? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके जल्दबाजी दिखाने अथवा ना दिखाने का, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, किसी प्रकार की व्यवस्था खराब ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुए सारे काम किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए एक तरीके से इनके सवालों की, हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस पार्टी को, लोकतंत्र को, संविधान को कुचलने वाली 1975 में कांग्रेस पार्टी को हर सवाल का जवाब देंगे। आपातकाल चल रहा है, सारी इंस्टीट्यूशन आपातकाल की स्थिति में पूर्व विपक्ष को रखे हुए हैं विरल जी। अब आप अघोषित आपातकाल लगाए हुए हैं। हमने घोषित आपातकाल लगाई थी, जज्बा था, करके दिखाया था। आप तो अघोषित चला रहे हैं। चुनाव आयोग आपके हाथ में, सीजीआई आपके हाथ में। अरे चुनाव आयोग तो जब बन रहा था तो आपने सीजीआई को क्यों हटाया उसमें से भाई? अब आपकी तो मोनोपोली है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री बैठ के सीजीआई आप तय करेंगे, आप चुनाव आयुक्त को तय करेंगे। आपने सीजीआई को क्यों हटाया? आपने इसके पहले ये व्यवस्था क्यों कर दी कि चुनाव आयुक्त कोई मुकदमा नहीं कर सकते? क्यों नहीं मुकदमा कर सकते? अच्छा सॉरी, चलिए। हाँ, आपके विषय में बोला ही नहीं था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप क्या बोलते हैं, मुझे कोई समस्या किसी रूप में नहीं है। और हमारी तो पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबके हित में बात करती है, और आपके जितने सवालों के हर सवाल का हम जवाब हर फोरम पे देंगे। चिंता वाली बात नहीं। देखिए वाचस्पति जी, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उम्र दराज भी हैं, वरिष्ठ हैं उम्र के लिहाज से भी, तो आपको ये बहुत अनुभव है इस चीज का कि भाई किस तरीके से अगर एक तरीके कोई चोर होगा या कोई बेईमानी कर रहा होगा वो सामने स्पष्ट दिखाई पड़ जाएंगे। हम लोग वो लोग हैं जो स्पष्ट कह रहे हैं, हर फोरम पे जवाब देने को तैयार हैं। तो इससे ही स्पष्ट हो जाता है हमारे दिल में कोई चोर नहीं है, हमारे मन में कोई चोर नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत किया जाए इसकी हम निरंतर चिंता करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी हम सम्मान करते हैं, राहुल जी का भी सम्मान करते हैं, सबका हम सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, आपसे विशेष निवेदन ओम बिरला जी ने भी किया, मैं भी कर रहा हूं, हम लोग सब कर रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी भी कर रहे हैं कि आप चर्चा करिए, सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा, समय निर्धारित होगा, उसके आधार पर चर्चा होगी। लेकिन आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, ये जगह संसद में या सदन में, पार्लियामेंट में नहीं होती है। लोकसभा या राज्यसभा में प्रोटेस्ट नहीं होता, उसको धरना स्थली में कन्वर्ट करना या जंतर मंतर में कन्वर्ट करना, ये पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के विरुद्ध है, खिलाफ है। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए, जल्दी से द्विवेदी जी फाइनल कमेंट दे दीजिए, समय हमारे पास बेहद कम है, जल्दी। ठीक है द्विवेदी जी। देखिए अविरल जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जब भूल जाते हैं जब हमारा कार्यकाल था, जब यूपीए की सरकार थी, तब इन्होंने सदन कितने चलने दिया था, तब उन्होंने इन सवालों का कहां उठाया था। और जहां तक अविरल जी कांग्रेस को पाठ ना पढ़ाएं, है ना, लोकतंत्र का पाठ हमें ना पढ़ाएं। लोकतंत्र हमने कैसे चलाया जाता है वो हमने करके दिखाया। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तरीके से हमने चलाया है, लोकतंत्र की स्थापना भी हमने की है, सारे फंडामेंटल्स भी हम ही ने तय किए हुए हैं। लेकिन आप जिस तरीके से सवालों को नदारत करें, विपक्ष और जनता की आवाज को आप नहीं उठाने दे रहे हैं, आप बाला बाला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतने जल्दी 1-1.25 महीने, 1.5 महीने में एसआईआर कराने की जल्दी क्या है? और फिर मैंने फिर वो सवाल पूछा, आप उससे बार बार छिप रहे हैं और बच रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप असम में एसआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं? असम में एसआईआर कराएंगे, इस बात का वादा आप कर रहे हैं, एसआईआर होगा, बीजेपी वहां पर एसआईआर कराएगी। अगर नहीं कराएगी तो ये दोयम दर्जा क्यों? सारे देश में आप एसआईआर कराएंगे और वहां पे एसआईआर नहीं कराएंगे, इस बात का जवाब आप दे सकते हैं?
वहां पर क्या एसआईआर होगा, और होगा तो कब होगा, और क्या चुनाव के पहले होगा एकदम से या नहीं होगा, होगा तो कब तक हो जाएगा, जरा विरल जी जवाब दे दें तो मैं मान लूंगा कि आप वाकई में बहुत ईमानदारी से एसआईआर को इस देश में करना चाहते हैं, मलिक साहब, या ये केवल चुनाव के जो राज्य हैं केवल वही नहीं करना चाहते, मलिक या साहब, चुनाव जवाब वाले दीजिए राज्य जल्दी। वहां पर आप करना। नहीं, देखिए एसआईआर क्या है। एसआईआर में ये है कि भाई जिसकी उम्र 18 साल हो गई उसका नाम जोड़ा जा रहा, निधन हो गया, वोट कट जा, उसका नाम हटा दिया जा रहा, और ये तो वोट बनाई जा रही है, ये तो वोट बनाने की प्रक्रिया है, और उसके साथ साथ ये पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है। और चुनाव आयोग की बात बहुत अच्छी आपने पूछी। एक बयान और आया था, बड़ा मशहूर हुआ, वो आपके वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि भाई ज्ञानेश कुमार आगे चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है। फिर शायद आया था कि भाई ज्ञानेश कुमार जीत गए, कांग्रेस पार्टी हार गए, ऐसा कुछ आया था। तो देखिए, ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और इतिहास में भी रहे, भविष्य में भी रहेंगे। इंदिरा जी के समय भी यही चुनाव आयोग था, आज भी वही चुनाव आयोग है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के समय भी यही चुनाव आयोग था। चुनाव आयोग एक संस्था है, चुनाव आयोग का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं चलिए, है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और चुनाव आयोग एक संस्था है। अगर बात करी जाए जुडिशरी की, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबका इन्हें सम्मान करना चाहिए। जुडिशरी का सम्मान करना, मीडिया का सम्मान करना अनिवार्य है। मीडिया को गोदी मीडिया कह दिया जाता है। जुडिशरी जिस दिन खिलाफ फैसला दे दे, न्यायपालिका को बिका हुआ बता दिया जाता है, और ठीक है, जिस दिन मलिक साहब। पक्ष में फैसला आ जाए उस दिन लोकतंत्र सुरक्षित हो जाता है। अगर एक तरीके से किसी राज्य में चुनाव जीत जाए तो लोकतंत्र फिर जीत जाता है, किसी राज्य में हार जाए तो लोकतंत्र हार जाता है, चुनाव आयोग भ्रष्ट हो जाता है, डीसी सब बेईमान हो जाते हैं, ईवीएम पे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं ये गलत है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब भी ठीक है। इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से इस देश के, इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने थे। चलिए, मलिक साहब, द्विवेदी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में साथ निभाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय हमें इतनी ही अनुमति देता है, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो साफ तौर पर एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी किया जा रहा है, और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा नुकसान है वो जनता की गाड़ी कमाई का है। अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये मामला सुलझे, चर्चा हो, सदन के अंदर चर्चा हो, संवैधानिक रूप से वो चर्चा हो, और उसका कोई निष्कर्ष भी यहां पर निकले। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।